नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीगन्स होते क्या है। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। कम से कम 3 या 3 से अधिक सीधी रेखाओं से बनने वाली समतल बंद आकृतियों को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन्स, यानी कि बहुभुज। जैसे हमारे पास ये 3 भुजाओं से बनने वाली समतल बंद आकृति है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। और ये जो है ये भी एक क्या है तो पॉलीगन है, यानी कि बहुभुज है। यह है क्वाड्रिलेटरल, जो 4 भुजाओं से बनने वाली समतल बंद आकृति है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और ये भी क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है, और इसका मतलब होता है हिंदी मतलब चतुर्भुज। यह है पेंटागन, यानी कि पंचभुज, और ये 5 भुजाओं से बनने वाली समतल बंद आकृति है। इसी तरह से 6 भुजाओं से बनने वाली समतल बंद आकृति को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। 7 भुजाओं से बनने वाली समतल बंद आकृति को हम लोग बोलते हैं हेप्टागन। 8 भुजाओं से बनने वाली समतल बंद आकृति को हम लोग बोलते हैं ऑक्टागन। 9 भुजाओं से बनने वाली समतल बंद आकृति को नोनागन। और इसी प्रकार से 10 भुजाओं से बनने वाली समतल बंद आकृति को हम लोग बोलते हैं डेकागन। इसी तरह से हम लोग अनेकों भुजाओं से समतल बंद आकृति बना सकते हैं और इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके भुजाओं की संख्या के अनुसार से। ठीक है, तो ये है। यदि हमसे ये बोला जाता है कि इस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, ठीक है, तो हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। और इसमें क्या होता है तो 3 भुजाओं की संख्या 3, 1, 2, 3, तो कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, इस चतुर्भुज को, इस चतुर्भुज से हम लोग 2 त्रिभुज बना सकते हैं बीच से विकर्ण खींच के। हमने क्या किया तो एक विकर्ण खींच लिया, तो यहां से ये 2 त्रिभुज बन गया 1 और 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 2 गुने 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। इसी तरह से ये पेंटागन है, तो यहाँ से हम एक ये त्रिभुज बना सकते हैं, उसके बाद एक त्रिभुज ये बना सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इस दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री, और तीसरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं तो 180 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे पेंटागन के तीनों कोणों का योग कितना आएगा तो 3 गुने 180 डिग्री, मतलब कि 540 डिग्री। इसी तरह से हेक्सागन में कितने त्रिभुज बन सकते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा तो 4 गुने 180 डिग्री, मतलब कि 720 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे हेप्टागन है, तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा तो 180 डिग्री, 5 गुने 180 डिग्री, 5 गुने 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 पंचे 90, 900 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ऑक्टागन में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 छक्के 108, 1080 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सभी बहुभुजों के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें समझना ये है कि यहाँ पे भुजाओं की संख्या 3 है, तो यहाँ पे सभी अंतःकोणों का योग आया 180 डिग्री गुने 1, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या 4 है, भुजाओं की संख्या 4, तो ये 2 गुने 180 डिग्री,
यहाँ पे भुजाओं की संख्या 5 है तो 3 गुने 180 डिग्री, यहाँ पे भुजाओं की संख्या 6 है तो 4 गुने 180 डिग्री। यानी कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि भुजाओं की संख्या से 2 कम को 180 डिग्री से हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भुजाओं की संख्या 3 है तो हमने क्या किया, तो 180 डिग्री को 3 - 2 से गुना किया 1 से। यहाँ पे 4 है तो 4 - 2 यानी कि 2 से गुना किया। यहाँ पे 5 है तो 5 - 2 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री में। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। यदि भुजाओं की संख्या n हो तो हमें 180 डिग्री को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए। यदि भुजाओं की संख्या n हो तो हमें n - 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग होता है ये होता है 180 डिग्री गुने n - 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे हमें याद करना है ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। ये होता है 180 डिग्री इंटू n - 2। ये हमें याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं रेगुलर पॉलीगन्स को। ये है रेगुलर पॉलीगन्स। मान लेते हैं कि हमारे पास n भुजाओं वाली एक पॉलीगन है। यदि इस पॉलीगन के सभी भुजाएं आपस में समान है तो हम बोल सकते हैं कि यह एक रेगुलर पॉलीगन है। यानी कि यदि पॉलीगन्स के सभी भुजाएं आपस में समान होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये सभी रेगुलर पॉलीगन्स हैं। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है और इसके तीनों भुजा आपस में समान है तो हम बोल सकते हैं कि यह एक रेगुलर पॉलीगन है और इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से हमारे पास एक चतुर्भुज है और इसके चारों भुजाएं आपस में समान है तो हम बोल सकते हैं कि यह एक रेगुलर पॉलीगन है और इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास 5 भुजाओं वाली आकृति है और ये पांचों भुजाएं आपस में समान है तो इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। इसी तरह से हमारे पास हेक्सागन है और इस हेक्सागन के सभी भुजाएं आपस में समान है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक रेगुलर हेक्सागन है। इसी तरह से हमारे पास हेप्टागन है और इसके सभी भुजाएं आपस में समान है तो हम लोग बोल सकते हैं ये रेगुलर हेप्टागन है। यानी कि हमें ये समझना है कि रेगुलर पॉलीगन्स के सभी भुजाएं आपस में समान होते हैं। और हमें ये पता है, एक चीज हमें ये पता है कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, हमें पता है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ये होता है 180 डिग्री इंटू n - 2। यदि हमें समबाहुभुज का एक कोण ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण ये बराबर होगा 180 डिग्री इंटू n - 2 और कुल कोणों की संख्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं वाली आकृति है तो इसके शीर्षों की संख्या भी कितनी होगी, तो 1 2 3। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो शीर्षों यानी कि कोणों की संख्या n। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n - 2 बट्टे n। ये हमें याद रखना है। दूसरी तरीका से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है।
रेगुलर हेक्सागन। और हमें यह पता है कि रेगुलर हेक्सागन में भुजाओं की संख्या 6 होते हैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या 6। हम क्या कर सकते हैं, तो इस रेगुलर हेक्सागन के शीर्षों से स्पर्श करती हुई एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तो इस वृत्त के केंद्र से इसके सभी शीर्षों को मिला देना है। हमने क्या किया, इस वृत्त के केंद्र से सभी शीर्षों को मिला दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेगुलर हेक्सागन है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब कि 6 सर्वांगसम त्रिभुजों में बट गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है और इसकी भुजाओं की संख्या समान है, इसीलिए ये जो त्रिभुज बनेंगे सभी ये सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंटर पे जो पूर्ण कोण बन रहा था ये भी 6 पार्ट में बट गया है। भुजाओं की संख्या 6 है, 6 पार्ट में बट गया है। तो यहाँ पे ये जो कोण होगा, एक कोण, ये एक कोण, ये होगा 360 डिग्री बट्टे 6, ये एक कोण हुआ। यदि हमें इस कोण और इस कोण, इस दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, तो 180 डिग्री से घटा देंगे कितना, तो 360 बट्टे 6 को, 360 बट्टे 6 को, तो इस दोनों कोणों का योग ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। और हमें ये पता है कि एक कोण 360 बट्टे 6 है, तो यहाँ से हम इस दोनों कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं इसको घटा के। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि ये और ये दोनों बराबर है, ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। और चूंकि हमारे पास ये सभी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की क्या होते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस दोनों कोणों का योग जो होगा, ये कोण और ये कोण, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा ये इस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तब तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 360 बट्टे 6 डिग्री, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री 360 बट्टे 6 का मतलब ये हुआ 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से हम हेक्सागन के एक अंतःकोण ज्ञात कर सकते हैं, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। यदि भुजाओं की संख्या n रहे, ठीक है, ये तो हेक्सागन है, लेकिन यदि भुजाओं, पॉलीगन की भुजाओं की संख्या n हो तो हम ये कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये कोण होगा एक अंतःकोण, तब क्या होगा, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बट्टे, यहाँ पे भुजाओं की संख्या 6 है इसलिए हमने 6 से भाग दिया। भुजाओं की संख्या यदि n है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो n से भाग देना पड़ेगा। और यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 360, 180 डिग्री n माइनस 360 बट्टे n, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 180 डिग्री कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 और बट्टे n। ठीक है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागन के प्रत्येक कोण बराबर 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 बट्टे n। ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 बट्टे n। और यहाँ से यदि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना हो तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 बट्टे n, और इसमें यदि हम n से गुना करते हैं, क्योंकि सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है,
तो कोनों की संख्या n है तो n से गुना करना पड़ेगा, तो ये n कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इंटू n-2। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास n भुजाओं वाली एक रेगुलर पॉलीगन है। वैसे ये तो हेक्सागन है, इसमें भुजाओं की संख्या 6 है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह जो है एक n भुजाओं वाली रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पे भुजाओं की संख्या n है, यह हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं A B C D E F। अब चूंकि यह जो है रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, तो यहाँ पे सभी भुजाएं आपस में समान है, ये सभी भुजाएं आपस में समान है। अब ये जितनी भुजाएं हैं ये सभी क्या है, तो वृत्त के जीवाएं हैं। ठीक है, समान जीवाएं, और हमें पता है कि वृत्त के समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये जो हमारा कोण है ये जीवा है AB, और इसके द्वारा ये केंद्र पे जो बना कोण है ये कोण ये कितना है, तो ये होगा, भुजाओं की संख्या n है तो ये कोण कितना होगा, तो 360 डिग्री बट्टे n। तो ये केंद्र पर बना कोण है, तो इसलिए परिधि पे बना कोण क्या होगा, मान लेते हैं हमें ये कोण ज्ञात करना हो, यह वाला कोण, तो यह होगा 180 डिग्री, इसका आधा होगा तो 180 डिग्री बट्टे n हो जाएगा। ये अगर 360 डिग्री बट्टे n है तो ये इसका आधा होगा 180 डिग्री बट्टे n। यदि हमें यहाँ से मतलब AF द्वारा परिधि पर बना कोण ज्ञात करना हो, जीवा AF द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर यहाँ पे पॉइंट C पर बना कोण, तो ये होगा ऐसे, ये जो कोण बनेगा ये भी होगा, क्योंकि समान जीवा है तो समान जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होगा, तो समान होगा, तो ये भी होगा 180 डिग्री बट्टा n। ठीक है, इसी तरह से FE द्वारा जो परिधि पे बना, इसी C पॉइंट पे जो कोण बनेगा परिधि पे, ये भी कितना बनेगा, तो ये 180 डिग्री बट्टे n। इसी तरह से यहाँ पे ये कोण ED जीवा द्वारा DE जीवा द्वारा जो बनेगा ये भी 180 डिग्री बट्टे n। अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि कोण BCA ये कितना होगा, तो BCA ये तो 180 डिग्री बट्टे n, 180 डिग्री बट्टे n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये B और A इसके बीच में एक जीवा है। ठीक है, तो 180 डिग्री बट्टे n। ठीक है, और यहाँ पे यदि हमसे ये पूछा जाए कि BCF कितना होगा, कोण BCF, तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि BCF, तो यहाँ पे B और F के बीच में 1 and 2, ठीक है, 2 जीवाएं हैं, तो यहाँ पे 2 जीवाओं के बीच का कोण, ठीक है, 2 जीवाओं द्वारा परिधि पर बना कोण, तो यहाँ पे ये और ये दोनों जुटेगा। ठीक है, और दोनों 180 डिग्री बट्टे n है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 180 डिग्री बट्टे n, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि हमसे ये पूछा जाए कि BCE क्या होगा, कोण BCE, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 1 2 3, यहाँ पे 3 जीवाओं द्वारा के परिधि पे बना कोण है ये, इसके बीच में कितना है, तो 1 2 and 3 जीवाएं हैं। ठीक है, और इसके द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण, तो ये होगा 1 2 3, हम 3 से गुना कर देंगे 180 डिग्री बट्टे n में।
3 गुने 180 डिग्री बट्टे n। इसी तरह से यदि हमसे ये पूछा जाए कि BCD, कोण BCD क्या होगा, तो ये BCD, ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीवाओं द्वारा, तो यानी कि 4 गुने 180 डिग्री बट्टे n। तो इस तरह से हम लोग कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि कोण AFC, कोण AFC कितना होगा, तो हम यहां से देख सकते हैं ये AFC, तो कोण जो बन रहा है ये A और C, ठीक है, तो AC के बीच में जीवा 1 और 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुने 180 डिग्री बट्टे n। इसी तरह से यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोण BED कितना होगा, कोण BED, तो हम देख सकते हैं ये जो कोण बन रहा है कोण BED, यहां से हम कोण बनाएंगे ऐसे, तो B और D के बीच में तो 1 और 2 जीवाएं, तो यहाँ पे 2 गुने ये भी होगा 180 डिग्री बट्टे n। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 8 भुजाओं वाली अष्टभुज है और ये रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर अष्टभुज है, रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है, ये है रेगुलर ऑक्टागन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लेना है A B C D E F G H। अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि कोण GFC ये कोण GFC मतलब कि यहाँ से ये और ऐसे, ये कोण जो है कितना होगा, तो हम क्या देखेंगे कि G और C इसके बीच में कितनी जीवाएं हैं, तो G से 1 2 3 और 4, तो हमें 4 गुने 180 डिग्री बट्टे n करना है, ठीक है। तो यहाँ पे n मतलब भुजाओं की संख्या, रेगुलर ऑक्टागन है तो भुजाओं की संख्या 8, ठीक है, तो हमें n के बदले क्या लिखना है, तो ये 8 लिखना है। अब ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 8 और यहाँ पे 2 से तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोण GFC जो है कितना होगा, तो 90 डिग्री। इसी तरह से यदि हमसे ये पूछा जाए कि HDB ये कितना होगा, HD और ये B है, ये कितना होगा ये कोण, तो हम देख सकते हैं कि H और B इसके बीच में 1 और 2 जीवाएं हैं, ठीक है, तो ये कोण HDB बराबर होगा 2 गुने 180 डिग्री बट्टे n। n की मतलब कि भुजाओं की संख्या, तो ये 8 है, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 4 जा 8 और 4 से हम भाग देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री। तो यहाँ पे HDB ये जो एंगल है कितना होगा, तो 45 डिग्री। यदि हमसे ये पूछा जाए कि GE और C का वैल्यू, यहाँ पे GE और C ये वाला जो कोण है, ये कोण ये कितना होगा, तो ये है GEC, तो हम क्या करेंगे G और C, ठीक है, G और C के बीच में देखेंगे कितनी जीवाएं हैं, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ये होगा 4 गुने 180 डिग्री बट्टे n, यानी कि n का मतलब 8, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 8 है, तो ये भी हो जाएगा 4 दूनी 8 90 डिग्री, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कोण। यदि मान लेते हैं कि हमसे ये पूछा जाए कि ए बी सी, ये ए बी कोण ए बी सी कितना होगा, कोण ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हम देख सकते हैं ए बी सी है ये, तो यहाँ और यहाँ इसके बीच में कितनी जीवाएँ हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये होगा 6 गुने 180 डिग्री बट्टे n, और यहाँ से ये हो जाएगा n का मतलब 8, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 चौके 8, और यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा 45 टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 तिये 135, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक n भुजाओं वाली समबाहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या n है। वैसे तो यह एक रेगुलर ऑक्टागन है, इसमें भुजाओं की संख्या 8 है, लेकिन हम मान लेते हैं इसमें भुजाओं की संख्या n है। और हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A B C D E F G और H। अब यदि हम इस बहुभुज के अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं, हमने क्या किया, तो C से E को मिला दिया, C से E एक डायगोनल खींचा, उसके बाद C से A एक डायगोनल खींच लिया, फिर हमने क्या किया, तो A से F को मिलाया, तो हमारे पास चतुर्भुज ACEF बना, ठीक है, ACEF। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है ACEF यह चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि यदि हम इस बहुभुज, हमारे पास जो बहुभुज है n भुजाओं वाली ABCDEFGH, इसके परिगत यदि हम वृत्त की रचना करते हैं तो यह जो वृत्त है चतुर्भुज ACEF के परिगत भी होगा। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि चतुर्भुज ACEF यह जो है एक वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज है, तो यह चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, अपोजिट एंगल्स का योग 180 डिग्री हो, तो हम बोल सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज है ACEF यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं इसके। तो हमें ये चेक करना है कि कोण ACE और कोण AFE, मतलब इस कोण का और इस कोण का योग, इस दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री। यानी कि कोण ACE प्लस कोण AFE ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यदि कोण हम ACE निकालते हैं, ACE, तो कितने जीवाएँ हैं A और E के बीच में, तो 1 2 3 4, ठीक है। यदि हम इसके परिगत, मतलब कि समबाहुभुज के परिगत वृत्त खींचते हैं, तो ये 1 2 3 4 ये क्या होगा, ये सभी भुजाएं जो हैं समबाहुभुज के, ये सभी क्या होगा, तो जीवा होगा, समान जीवा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A और E के बीच कितने जीवाएं हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुने 180 डिग्री, और यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यदि भुजाओं की संख्या n हो तो हम लोग यहाँ पे n देंगे, 180 डिग्री बट्टे n। यहाँ पे भुजाओं की संख्या 8 है तो हम 8 देते हैं, ये 4 दूनी 8, यहाँ से ये कट गया, ये हो गया कितना, तो 90 डिग्री। और कोण AFE
ए एफ ई, और यहाँ पे हम देख सकते हैं और ए और ई के बीच में तो 1 2 3 4 जीवाएं, तो यहाँ पे भी सेम होगा, तो ये 90 एंड 90 180 डिग्री हो गया। अब यदि इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया तो बाकी शेष जो ये दोनों कोण है इसका भी योग कितना होगा, इस दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए सी ई एफ जो है चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर यदि हम चतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं तो वह चतुर्भुज हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये n भुजाओं वाली एक रेगुलर पॉलीगन है। यदि हमसे ये पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने डायगोनल्स होंगे, मतलब कि हम लोग कुल कितने डायगोनल्स खींच सकते हैं इस समबाहुभुज में, समबाहुभुज के अंदर कितने डायगोनल्स खींच सकते हैं, तो इसे हमें कैसे ज्ञात करना है। तो हमें ये पता है कि हम कोई भी डायगोनल खींचते हैं तो दो पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, यह पॉइंट है, यह पॉइंट है। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, तो मिला देंगे, ये डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, डायगोनल बन जाएगा। इसी तरह से इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो बहुभुज है इसके कितने शीर्ष है कुल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुल शीर्ष कितना है, तो n है, n भुजाओं वाली जो है ये बहुभुज है, तो कुल शीर्षों की संख्या n, और यहाँ पे दो पॉइंट को मिलाने से, दो पॉइंट्स को मिलाने से हमारा डायगोनल बनता है, तो NC2 यही जो है यही हो जाएगा NC2। तो NC2 का मतलब क्या हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल गुने n-2 का फैक्टोरियल। तो यहां से ये कितना होगा, इसे हम लिख सकते हैं n गुने n-1 इंटू n-2, ऐसे ही लिखते जाएंगे n-3। तो यहाँ पे n-2 का हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, मतलब कि 2 गुने 1, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और गुने ये n-2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल कट गया, तो ये आया कितना, तो n इंटू n-1 बट्टे 2। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलीगन है, ये हमारे पास चतुर्भुज है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि चतुर्भुज में कुल कितने डायगोनल्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बैठाएंगे, तो यहाँ पे शीर्षों की संख्या 1 2 3 4, भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 4 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू 4-1 यानी कि 3 बट्टे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं चतुर्भुज में डायगोनल्स की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 1 और 2, चतुर्भुज में तो केवल 2 डायगोनल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, तो भुजाओं की संख्या n और n में यानी कि शीर्षों की संख्या n और 2 शीर्षों को मिलाने के बाद डायगोनल बनता है। ठीक है, 2 पॉइंट को मिलाने का हमने क्या लिया, ये फॉर्मूला, तो 2 पॉइंट को मिला के हमें डायगोनल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बहुभुज है इसकी जो भुजाएं, ये है भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं 2 पॉइंट को मिला के बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें केवल डायगोनल नहीं है बल्कि बहुभुज की भुजाएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो 6 निकला है ये चतुर्भुज की भुजाओं को जोड़ के भी, ठीक है, इसमें भुजाएं और डायगोनल्स दोनों शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 4, तो हम क्या करेंगे, तो 6 से 4 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कुल डायगोनल्स कितना, तो 2।
यदि हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, तो n इंटू एन माइनस 1/2 से n को घटाएंगे और यहाँ से यह हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 माइनस 2n/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो n को कॉमन ले लेंगे, तो n इंटू एन माइनस 1 माइनस 2/2 और यह हो जाएगा n इंटू एन माइनस 3/2। तो यदि हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स ज्ञात करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो n इंटू एन माइनस 3, n इंटू एन माइनस 3/2। यदि हमसे ये पूछा जाए कि चतुर्भुज में कुल कितने डायगोनल्स होते हैं, तो हम इस फॉर्मूला पे इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा n इंटू मतलब कि तो 4 गुने n माइनस 3 मतलब कि 4 में से 3 गया तो 1/2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा। यदि हमसे ये पूछा जाए कि हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, चूँकि हेक्सागन है, भुजाओं की संख्या 6, तो हम क्या करेंगे, 6 गुने 6 माइनस 3 तो 3/2, तो यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 3 3 जा 9, ये हो जाएगा हेक्सागन में, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए कि ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो यहाँ पे ऑक्टागन में कुल भुजाओं की संख्या 8 से 3 गया 5/2, 2 4 जा 8, ठीक है, तो यहाँ पे 5 4 जा 20, ऑक्टागन में कितना होगा, तो 20, ठीक है। इसी तरह से हमसे ये पूछा जाए कि एक बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 20 है, भुजाओं की संख्या 20, और हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो हम क्या करेंगे, तो 20 से 3 गया तो 13 एंड बट्टे में 2, तो यहाँ पे ये 2 10 जा 20, तो हो जाएगा 170, ठीक है, डायगोनल्स की संख्या। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डायगोनल्स की संख्या।